लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने किसी भी हॉल को कैसे डिज़ाइन करना है। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास बिल्डिंग का केस है, 36 बाई 40 फीट है। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने उसकी फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग का मतलब यह है कि हमने उसकी लोकेशन ऑफ बीम्स एंड लोकेशन ऑफ कॉलम्स को डिसाइड करना है। हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि हम इधर बीम्स इस पोजीशन में दे दें और 4 कॉलम्स इस तरह दे दें, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से कॉलम जो है ना वो ओमिट कर लें। जब भी आपने कोई भी हॉल डिज़ाइन करना है तो आपने ये देखना है जो इंटरेस्ट है ना वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो मैंने अज्यूम किया कि हमारी इंटरेस्ट जो है ना वो ऐसे है, ठीक है। जब भी जो भी इंटरेस्ट होगी ना उसकी आपने उसके पैरेलल आपने बीम्स देनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो केस है वो ये है कि आप जो है ना वो कॉलम्स इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन पे नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी आप हॉल डिज़ाइन करते हैं तो उसके दरमियान में कॉलम्स जो हैं वो थोड़े एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं दे रहे, वरना ये जो बीम का स्पेन है 40 फुट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे कॉलम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें आर्किटेक्चर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इधर कॉलम नहीं देना। तो जो हम ये कोर्स पढ़ेंगे उसमें हम जो ऑप्शन 1 है वो यूटिलाइज़ करेंगे, और एट द एंड जो है वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपने ये ऑप्शन 2 को यूटिलाइज़ करना है। और फिर हम इनकी दोनों की कॉस्ट कंपैरिजन भी देख लेंगे कि इनमें से जो है वो कौन सा ज़्यादा बेहतर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कैसे भी किसी भी स्लैब को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये जो हम इसमें स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे वो ACI 31814 वर्जन इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें कुछ इनपुट वेरिएबल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हम साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है हमारे पास ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ओके, 3000 PSI। और जो यील्ड स्ट्रेंथ है यील्ड स्ट्रेंथ जो है स्टील की वो हमारे पास 40 PSI है। इसका मतलब जो हमारे पास स्टील का ग्रेड है वो 40 ग्रेड का हमारे पास स्टील है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो आपने स्लैब जो है ना उसकी आपने स्लैब को डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पूरे स्लैब को नहीं डिज़ाइन किया जाता, स्लैब के पैनल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक पैनल ये है, पैनल का मतलब ये है कि बीम्स के अंदर जो पोर्शन आ रहा है। तो हमारे पास पैनल 1 है, पैनल 2 है और पैनल 3 है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ईच पैनल है, ठीक है, वो 1 वे है या 2 वे है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेंथ टू ब्रेड्थ रेशो चेक करनी है, ठीक है। तो लेंथ टू ब्रेड्थ रेशो क्या है, 40 डिवाइडेड बाय 12, ओके। तो ये 2 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास 1 वे स्लैब है, ठीक है। 1 वे स्लैब में क्या होता है कि लोड जो है ना वो सिर्फ एक एक्सिस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब जब भी आपने 1 वे स्लैब डिज़ाइन करनी है तो उसमें आपने इसकी ये जो शॉर्टर एक्सिस है, ओके, ये शॉर्टर एक्सिस है, इस शॉर्टर एक्सिस के अलोंग डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कह सकते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसकी ऐसे बनेगी, ओके। तो जब भी आपने स्ट्रक्चर स्लैब को डिज़ाइन करना है तो उसमें आपने सबसे पहला जो आपका स्टेप है, स्टेप 1 जो है वो आपने उसकी स्लैब की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो जब भी किसी भी स्ट्रक्चर की जो हाइट है या थिकनेस कैलकुलेट की जाती है वो याद रखिएगा डिफ्लेक्शन बेस पे कैलकुलेट की जाती है। डिफ्लेक्शन बेस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफ्लेक्ट ना करे। इसकी मैं मिसाल आपको ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक स्लैब है, उसकी जो लेट्स सपोज हम उसकी थिकनेस रखते हैं 6 इंच। 6 इंच का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्लैब जो है ना वो 4 इंच भी ठीक हो जाए या 3 इंच भी मतलब के पास कर जाएगी, ठीक है। लेकिन हम 6 इंच इस वजह से रखते हैं कि स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट ना करे। इसकी एग्जांपल में आपको ये देख सकता हूँ, अगर आप एक पेज लें, बहुत हल्का सा पेज होगा, ठीक है, तो वो बेशक कोलैप करे ना करे लेकिन वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर उसी पेज की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो पेज डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो
आप सिंपल ये याद रखें कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर की डेप्थ फाइंड आउट की जाती है तो वो डिफ्लेक्शन बेस पे की जाती है कि ये स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट ना करे, यानी इसको हम सर्विसिबिलिटी कह सकते हैं। सर्विसिबिलिटी का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर देखने में सर्विसिबल हो। ओके, तो साथ साथ हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी देखते रहेंगे। तो जब भी आपने स्लैब की थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो आपके पास ACI के जो है ना वो 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। पहला है आपके पास स्पेन बाय 20 सिंपली स्पोर्टेड। सिंपली स्पोर्टेड का मतलब क्या है कि आपके पास सिंपल एक ही स्लैब पड़ी हो, ठीक है, ठीक है। वन एंड कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि आपकी स्लैब एक तरफ से कॉन्टीन्यूस हो। बोथ एंड कॉन्टीन्यूस का मतलब है स्लैब आपकी दोनों तरफ से कॉन्टीन्यूस है, और कैंटिलीवर का स्लैब का मतलब ये है कि आपकी स्लैब ऐसे है, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 428 पेज नंबर पे फार्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट के हमने इस सेक्शन के लिए डेप्थ को डिज़ाइन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज आ सकते हैं। सिंपली स्पोर्टेड तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ये जो है ना वन एंड कॉन्टीन्यूस है। अगर हम इस स्लैब के पैनल को देखें तो ये वन एंड कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, यानी एक तरफ से कॉन्टीन्यूस है। और अगर हम इसी स्लैब को पैनल को देखें तो ये भी वन एंड कॉन्टीन्यूस है। और अगर हम इसके स्लैब के इस सेक्शन को देखें तो ये बोथ एंड कॉन्टीन्यूस है। तो हमने इसके ऊपर 2 फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अगर हम इस पे ऊपर 24 का फार्मूला लगाएं और 28 का फार्मूला लगाएं तो इसमें से ज़्यादा डेप्थ किस में आएगी? 24 पे, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो अब 28 पे फार्मूला, यानी अगर आप 12/28 करें, ठीक है, और 12/24 करें तो ये तकरीबन 6 इंचज़ आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए, उसको भी हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से कम आएगी। तो हम ऐसा नहीं करते कि इसमें हम 6 इंच रख लें, इसमें हम 5.5 इंच रख लें, 6 इंच रख लें। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है ना वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, यानी स्लैब यूनिफॉर्म रहे, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। तो ये देखें मैंने स्पेन बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी इंच में कन्वर्ट करने के लिए कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 6 इंच स्लैब की थिकनेस आ गई है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो आता है आपने लोड कैलकुलेशन करनी है। तो हम ये जो जितना भी डिज़ाइन करते हैं ये ग्रेविटी एनालिसिस है, ठीक है। ग्रेविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि वर्टिकल लोड्स ले रहे हैं हम, इसमें अभी हम अर्थक्वेक का लोड नहीं ले रहे या हम विंड का लोड नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेविटी में डिफरेंट लोड्स आ सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली लोड्स आते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला है हमारे पास है डेड लोड, यानी इसका स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ लोड आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है सुपर इम्पोज लोड। ये मैं बताता हूँ सुपर इम्पोज लोड क्या होता है, और दूसरा हमारे पास लाइव लोड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का अपना डेड लोड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले हम स्लैब कैलकुलेट करना है ना, तो स्लैब का अपना डेड लोड कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जो स्लैब होता है ना वो हमेशा एरिया लोड लेती है। एरिया लोड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जब भी आपने स्लैब पे लोड कैलकुलेट करना है तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। जब भी आपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है या कोई भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है किसी भी हवाले से, तो आपने यूनिट्स को देखना है। यूनिट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी स्लैब पे लोड आएगा ना वो इस फॉर्म में होगा, पाउंड पर फीट स्क्वायर, ओके। तो अब देखें स्ट्रक्चर का अपना डेड लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेड लोड का मतलब ये है स्ट्रक्चर का अपना लोड कितना आ रहा है। तो उसका फार्मूला है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, ठीक है। कंक्रीट की डेंसिटी जो होती है ना वो होती है 150 पाउंड पर फीट क्यूब। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये फीट स्क्वायर में होती है, इसका मतलब आपने एक डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वो एक डायमेंशन क्या होगी, वो ओपोजिट टू डैट डायरेक्शन होगी जिसके एक्सिस के मतलब जिस प्लेन के अगेंस्ट लोड ले रहा है, ठीक है। देखें स्लैब है ना, ठीक है, स्लैब की लेट्स पे मैंने कहा था ये 12 है, ये 36 है, तो लोड इधर आ रहा है, तो इसकी ओपोजिट साइड क्या होगी, इसकी थिकनेस, ठीक है। तो आपने इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 इंच इसकी थिकनेस है, इसको मतलब 12 पे डिवाइड कर दिया। यूनिट्स का खास ख्याल रखिएगा। तो ये आ गया हमारे पास 75 पाउंड पर फीट स्क्वायर, ओके। अच्छा, उसके बाद आता है सुपर इम्पोज डेड लोड। सुपर इम्पोज डेड लोड का मतलब ये है लेट्स सपोज हमारे पास एक स्लैब है, उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है या उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगी हुई है, तो उसका लोड, ठीक है।
तो या उसके पास चिप्स है, तो हम ये लोड जो है ना अज्यूम करते हैं 60 पाउंड पर फीट स्क्वायर। ओके, तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपकी स्लैब जो है ना उसके ऊपर 3 इंच का जो है ना वो मोटर है, ठीक है, और 1.5 इंच का आपके पास मार्बल लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मोटर की जो डेंसिटी है वो 140 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ओके, और मार्बल 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय जो मार्बल की डेंसिटी होती है वो 150 पाउंड पर फीट क्यूब होती है, ठीक है। तो ये वेरी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल, बट लेकिन ये सेम इतनी ही होती है। तो ये आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो मे बी ये 40-45, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास 60 पाउंड पर फीट स्क्वायर है। उसके बाद आता है लाइव लोड। तो लाइव लोड क्या होता है? बेसिकली ये एक्यूपेंसी लोड होता है। एक्यूपेंसी लोड का मतलब ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कितने लोग आएंगे या उस बिल्डिंग में किस किस्म का फर्नीचर होगा, ठीक है, तो वो बेसिकली लाइव लोड होता है। तो ये आप खुद कैलकुलेट नहीं करते, ये बेसिकली आपको कोई भी कोड बताता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है लाइव लोड टेबल्स का, मिनिमम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड। तो ये आपको ACI, अगर हम नेट पे लिखें ACI लाइव लोड्स, ठीक है, तो ये आपको एक टेबल मिल जाएगा। तो लेट्स सपोज ये देखें आपके पास अपार्टमेंट्स है, तो उसके लिए आपने 50 पाउंड पर फीट स्क्वायर लोड लेना है। तो अब देखिए मैं हॉल डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हॉल के लिए आपके पास 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर है, ओके। तो ये आपके पास बेसिकली 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर लोड आ गया। तो टोटल डेड लोड क्या होगा? पहला हमारे पास 75 था, 75 प्लस 60, तो ये आपके पास 135 यानी 135 पाउंड पर फीट स्क्वायर आपके पास डेड लोड आ गया। और लाइव लोड आपके पास क्या आ गया? 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर। तो ये आपके पास लोड्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो लोड कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। अच्छा, लोड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? लोड कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि आपने ये जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, इसका नाम जो है वो है स्ट्रेंथ मेथड है, ठीक है। स्ट्रेंथ मेथड का मतलब ये है कि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करना है, जो आपके लोड्स होंगे ना, जो आपके पास लोड्स होते हैं, आपने उन लोडों को बढ़ाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 100 लोड आ रहा है तो हम 100 को 120 कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली ख़ुद से नहीं करते, बेसिकली कोड हमें बताता है कि आपने कितना बढ़ाना है। अब देखें जो डेड लोड होता है ना, इसकी वेरिएशन कम हो सकती है। जिस तरह आपने स्ट्रक्चर का अपना डेड लोड कैलकुलेट कर लिया तो उसमें बढ़ कितना सकता है, थोड़ा सा ही बढ़ सकता है, लेकिन लाइव लोड बढ़ सकता है। तो इस वजह से आपके पास जो ACI है वो 2 कॉम्बिनेशन देती है कि आप 1.4 डेड यानी सिंपल डेड लोड को 1.4 टाइम्स बढ़ा दें और 1.2 डेड इंटू 1.6 लाइव, ठीक है। तो इन लोडों को इस रेशो से, इस फैक्टर से बढ़ाना है आपने। तो ये जब आप लोड को बढ़ाएंगे तो ये 322 पाउंड पर फीट स्क्वायर इन दोनों में से ज़्यादा है, तो ये कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी स्लैब पे जो लोड आ रहा है वो 322 पाउंड पर फीट स्क्वायर में लोड आ रहा है, ओके।